मैकेनिकल एडवांटेज में हमने F1 by F2 is equal to D2 by D1 and therefore F1 D1 is equal to F2 D2। इस तरह की फॉर्मूला होती है। मेन पॉइंट तो यही था 41 में जो हमको प्रॉपर्ली याद रखना है। आज जो पहली थ्योरी उसने दी, राइट सॉर्टेड ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट सॉर्टेड ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे तो पहले भी हमने सेंटर ऑफ मास करके इसी चैप्टर के अंदर इनिशियली हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था। सिस्टम में ऐसी पॉइंट होती है कि जहां ऑब्जेक्ट की पूरी या सिस्टम की टोटल मास वहां कॉन्सेंट्रेट होती है, जिसको हम क्या बताएंगे, सेंटर ऑफ मास। लेकिन यहाँ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इसे द पॉइंट एट विच द एंटायर वेट ऑफ अ स्मॉल बॉडी may be considered as a concentrate, such point is known as center of gravity। मतलब जहाँ सभी वेट, तो सेंटर ऑफ मास भी ऐसी चीज है, वहां मास के लिए लिखा जाता है, यहाँ वेट के लिए लिखा गया है। अब उन लोगों ने एक डायग्राम बनाया कि सपोज एक अनइवन इस टाइप के ऑब्जेक्ट या प्लेट है, यहाँ से उसने एक सपोर्ट दिया, 7 ब्लेड के एक सपोर्ट है, तो यहाँ से वेट जो है पूरी ऑब्जेक्ट का वेट mg वो डाउनवर्ड लगेगा। पूरे ऑब्जेक्ट के लिए तो कैपिटल M भी लिख सकते हैं, mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, नॉर्मल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब डिफरेंट 2 पॉइंट्स उसने कंप्लीट करके दिए, यहाँ यहाँ। तो इसके लिए जो वेट होगा वो m1g, इसके वेट की वैल्यू m2g, सभी क्या रहेंगे डाउनवर्ड। ओके, ये इस तरह से पॉइंट रखना है कि वो पूरा बैलेंस में आना चाहिए, रोटेट नहीं होना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए। ओके, अब इन लोगों ने बताया कि टॉर्क के हिसाब से सपोज हम कैलकुलेट करें, एक तो सिंपल चीज है कि ऑब्जेक्ट की पूरी फोर्स डाउनवर्ड है, पूरी ऑब्जेक्ट है m1 m2 जरूरत नहीं, पूरी प्लेट अनइवन प्लेट की वेट डाउनवर्ड है। जितनी वेट डाउनवर्ड है उतना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आपको मिलेगा, जिसको नॉर्मल फोर्स बताया जाएगा। बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0। ओके, इसका मतलब यहाँ उसकी मास कॉन्सेंट्रेट, तो उसकी वेट भी वहां कॉन्सेंट्रेट होगी। ओके, तो इसमें लिखे क्या, देखिए, टेक एन इरेगुलर शेप कार्डबोर्ड एंड नैरो टिप ऑब्जेक्ट लाइक पेंसिल। Okay, point G on a cardboard with it can be balanced on a tip of a pencil. This point of balance is the center of gravity। क्योंकि इस टिप के ऊपर ये पूरी प्लेट मतलब इक्विलिब्रियम में रहती है, तो उसको क्या लिखा उसने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ गिवन कार्डबोर्ड। अब इसके लिए ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ओके, सपोज आप चेक करोगे पूरे ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ पॉइंट्स है, सबकी वेट डाउन है, लेकिन टोटल वेट क्या होगी, तो mg। तो इंडिविजुअल वेट के लिए चेक करने की जरूरत नहीं कि सपोज ये m2g डाउनवर्ड है तो यहाँ कितना अपवर्ड फोर्स होगा, ये m1g डाउनवर्ड है यहाँ अपवर्ड फोर्स क्या होगा, लेकिन पूरे ऑब्जेक्ट के लिए डाउनवर्ड फोर्स इज अ वेट इज इक्वल टू mg, और उतना कहाँ है, अपवर्ड। सो लिखा है इफ द mi the mass of a different point particle या point of a cardboard and the position vector is a ri, इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, ri, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, ri इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू r क्रॉस f, r क्रॉस f मतलब ri इनटू mi इनटू g वेक्टर होता है, इसलिए वेक्टर लिख सकते हैं। ओके, लेकिन ऐसे जितने भी पॉइंट्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी पॉइंट्स है, सबकी टॉर्क ऐड करेंगे तो आंसर 0। सबकी टॉर्क आप ऐड कर दो, आंसर क्या मिलेगा, 0। क्यों आंसर 0 मिलेगा, क्योंकि टोटल ग्रेविटेशनल जो टॉर्क है वो 0 इसलिए है कि यही बैलेंस पॉइंट है और इसलिए ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो उन लोगों ने ऐसे भी एक फॉर्मूला लिखी है, xi MIG इज इक्वल टू, जो मैग्नेट के लिए लिखा है, xi मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है
वहां से उस पॉइंट से इसके लिए हम x1 लिख सकते हैं, इसके लिए हम x2 लिख सकते हैं। जितने भी पॉइंट्स है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसकी जो डिस्टेंस है उसको हम x लिख सकते हैं। उस पॉइंट की जो मास है उसको m1 m2 mi जो भी, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो लिखा है कि जब पूरा कार्डबोर्ड इक्विलिब्रियम में है तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। हाँ, कभी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये बराबर है, लेकिन मेन टाइप के इक्वेशंस एमसीक्यू में होंगे। अभी आपको भी इसलिए बोर्ड ने अभी पैटर्न रखी है कि आपकी पेपर पैटर्न भी चेंज होगी। इसमें वीएसक्यू आएंगे या 30% एमसीक्यू होंगे पता नहीं, लेकिन जब आएगा तो उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन की क्या चेंज करनी है वो एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, उन लोगों ने अब पहले क्या था कि 50 मार्क्स में 10 मार्क्स मतलब 20% आपको दिया गया था। अब उन लोगों ने 11th और 9th दो मतलब दोनों के अंदर 10th भी लिया 30% तक वीएसक्यू एमसीक्यू, वीएसक्यू है या एमसीक्यू, जब वो पेपर पैटर्न देंगे तो पता चलेगा। ओके, सपोज एमसीक्यू तो बहुत बड़ी बेनिफिट है, क्यों बता रहा हूँ। 30% एमसीक्यू का तो बेनिफिट क्या होगी कि 12th के अंदर जो पेपर पैटर्न रहेगी तो वो यही होगी, 50% राइट अप एंड 50% एमसीक्यू। तो एमसीक्यू कैसे प्रिपेयर करना वो 11th से शुरू हो जाएगा। तब जो स्टूडेंट 12th में है उनको प्रॉब्लम क्या होती है, 11th के अंदर वीएसक्यू होता है, एमसीक्यू बहुत रेयर केस है, 2 या 3 ही आते हैं, और 12th में 50% क्या हो जाता है एमसीक्यू। तब उनको प्रिपरेशन में प्रॉब्लम होती है कि 50 एमसीक्यू विद इन 1 आवर कंप्लीट करके लिखना है, ऐसा नहीं कि राउंड कर दिया खत्म, क्योंकि एक्चुअली उसी पोर्शन से हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है 12th में। सपोज 12th के अंदर एमसीक्यू के अंदर 50 मार्क्स एमसीक्यू है, और सपोज आप टारगेट रखें कि नहीं उसी एमसीक्यू से 35 से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, मतलब आप एमसीक्यू पोर्शन से ही पास हो जाएंगे। जो रिमेनिंग पार्ट बचा जो राइट अप वाला वो ज्यादा से ज्यादा मार्क इंक्रीज करेगा, जब एमसीक्यू में लॉस नहीं होनी चाहिए। और सपोज 30 सर तो हमें कौन सा 11 में एमसीक्यू है या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अभी तक पेपर पैटर्न नहीं आई, पेपर पैटर्न आएगी, और सपोज 30% एमसीक्यू होंगे तो आपकी जो दर्पण देगी उसमें एमसीक्यू है ही। ओके, सपोज एक्सेस की जरूरत पड़ेगी तो भी देंगे, लेकिन मैं नहीं मानता कि एक्सेस जरूरत है, क्योंकि दर्पण में नंबर ऑफ एमसीक्यू ज्यादा दिए हर चैप्टर के अंदर। ओके, उतना भी प्रिपेयर कर लो 11 के हिसाब से सभी कंटेंट हो जाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन 12th में तो क्या है कि ज्यादा पहले फोकस एमसीक्यू पे इसलिए रखना है कि सबसे पहले तो 50 मार्क्स एमसीक्यू इन बॉडी, सेकंड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी आपको एमसीक्यू है, मतलब एमसीक्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या कंटेंट वाला है तो किस तरह की क्वेश्चन होगी। मैंने बताया कि पूरी थियरी तो बराबर है, इससे मेन चीज क्या, ऐसे जो इक्वेशंस है ओके वो आपको याद रखने हैं। किसको आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताएंगे वो लोग पूछ सकते हैं। ओके, उन्होंने आगे भी इक्वेशन दिया 42, ये हमने कंप्लीट किया। 43 में बताया दैट द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, ये दोनों के बीच की डिफरेंस उसने बताई। ओके, तो पहले क्या लिखा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट बॉडी of the system is more than the dimension of a body, then center of mass is obtained. But if the distance between different body of a system is less than the dimension of a body, then center of gravity is obtained. Suppose अर्थ और सन के बीच की सेंटर कैलकुलेट करनी है तो सेंटर ऑफ मास मिलेगा, वहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। एकदम नजदीक इसी बोर्ड के ऊपर दो पार्टिकल मैंने बताया, तो बॉडी की डायमेंशन के सामने दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कम है, तो वहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है, फिर से पढ़ना, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट बॉडी ऑफ अ सिस्टम इज मोर देन द डायमेंशन, डायमेंशन से ज्यादा डिस्टेंस है, तब आप सेंटर ऑफ मास मतलब फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बट इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट बॉडी ऑफ अ सिस्टम इज लेस देन डायमेंशन ऑफ द बॉडी, देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑब्टेन्ड। यही दो पॉइंट में बता रहा हूँ इस बॉर्ड के ऊपर, तो बॉडी की डायमेंशन से ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है, मतलब आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा। सेकंड, इन gravitationless space or in a constant gravitational center of gravity and center of mass से कांस्टेंट ग्रेविटेशन है या जहां ग्रेविटेशन नहीं है, ओके, वहां
सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोथ आर सेम। थर्ड में लिखा फॉर फाइंडिंग अ सेंटर ऑफ मास, फॉर फाइंडिंग अ सेंटर ऑफ मास ग्रेविटेशन इज नॉट नीड, बट फॉर फाइंडिंग अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटेशन फील्ड के बिना होगा ही नहीं, क्योंकि हमको वेट के बिना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं मिलता। तो सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो ग्रेविटेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना है तो आपको ये चाहिए। क्लियर? ओके, अब ये तो उसने डिफरेंस दिया। अब एक अनदर वे बताया, हमने कैसे किया था कि एक पेंसिल के टिप के ऊपर अनइवन शेप वाली जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है, बैलेंस में रखना है, तो उसको हम क्या बताएंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अब उसने दूसरे दूसरे मेथड से काम बताया, सेकंड मेथड से। सपोज ये फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट, ओके, और उसने वही अनइवन ऑब्जेक्ट जो है उसने पॉइंट्स बताए, A1 ए और A1 पॉइंट, कि क्या है बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, B और B1, और सेकंड C और C1, या C1 यहाँ लिखो या C लिखो चलेगा। हाँ, डायरेक्टली अपोजिट दो पॉइंट रखो और थ्रेड दोनों से पास करो तो आपको ये लाइन मिलेगी। ये दोनों पॉइंट होल्ड करने के बाद यहाँ से थ्रेड पास करो तो ये लाइन मिलेगी। ये दोनों से, ये सभी लाइन जहाँ इंटरसेक्ट होती है ना, वो वाली पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। इसने लिखा है as shown in figure an irregular shaped body is suspended from a different point. The vertical line through A passing through center of gravity CG, center of gravity, its mark A1, A1 जो लाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास A1 बताया जाएगा। Similarly for then the suspended body through other points B, C, obtain BB1, CC1, ओके, ये सभी जहां इंटरसेक्ट होंगे वो क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अनदर मेथड है, ये फर्स्ट वाली मेथड और ये सेकंड वाली मेथड। लेकिन मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 43 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऊपर वाले 3 पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। राइट द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। कैसे, सेकंड मेथड क्या है उसकी जरूरत नहीं है, फर्स्ट मेथड से आपको आइडिया मिल जाएगा, लेकिन वो पहले 3 पॉइंट बताए जो डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो प्रॉपर्ली याद रखना है। ओके, चलो सबसे पहले 42 और 43 दोनों एक बार पढ़ लो। 43 में ज्यादा कॉन्सेप्ट का होंगे पहले 3 पॉइंट सॉरी, अनदर मेथड की जरूरत नहीं है। ओके, जब भी आपको 43 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ वो 3 स्टेटमेंट ही लिखेंगे जो उसने डार्क बोल्ड लेटर में बताया। अनदर वे फॉर फाइंडिंग या डिटरमाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है जब 43 नंबर क्वेश्चन पूछेंगे तब। क्लियर? 42 43 एक बार पढ़ लो। चलो यहाँ से पॉइंट चेंज हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन चैप्टर नंबर 7। पहले 42 43 कंप्लीट करो।
डन। ओके, अब जो 7.9 करके मतलब ये पूरा टॉपिक जो हमको दिया गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये 11th 12th दोनों के लिए या चैप्टर नंबर 7 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए उन लोगों ने बताया कि सपोज किसी ऑब्जेक्ट के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कि हम जो ये चैप्टर में जो भी एक्सप्रेशन दे रहे हैं वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। और पहले भी हमने एक फॉर्मूला लिखी थी, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के वक्त ये चीज बताई थी, द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, V लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो उन्होंने क्या बताया कि चेंज क्या होता है, तो Vi इज इक्वल टू आर आई ओमेगा। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास ये है और वहां से डिफरेंट पार्टिकल का डिस्टेंस, मतलब ये r1, इसको हम लिखेंगे r2, ये होगा r3, ये होगा r4। तो जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा इसकी लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी, बट द एंगुलर वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होता। ओके, ओमेगा ऑलवेज क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। ओके, अब उन लोगों ने बताया कि सपोज ऑब्जेक्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखनी है या किसी पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, पार्टिकल के लिए हम ki लिख सकते हैं, ki इज इक्वल टू 1/2, क्या लिखेंगे, mi square। mi is a mass of a given particle and vi also the velocity of given particle। लेकिन ये वाली फॉर्मूला सपोज हम रखेंगे, so 1/2 mi ri square omega square। क्लियर? अब सभी पार्टिकल के सपोज कैलकुलेट करना है तो i is equal to 1 2 3 4 अप टू n, सॉरी अप टू n तक रख सकते हैं। तो डिफरेंट के लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट ये क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी सपोज लिखना है टोटल, तो समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n ki। बट व्हाट इज द ki? so i इक्वल टू 1 टू n 1/2 mi ri स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो उन लोगों ने क्या, जो कांस्टेंट है जो चेंज होता ही नहीं 1/2 ओमेगा स्क्वायर, उसको बाहर रख देंगे, बट summation I equal to 1 to n mi square mi square। इस इक्वेशन के अंदर 1/2 इसको i ओमेगा स्क्वायर लिखा जाता है, 1/2 i, तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर तो पहले भी था, तो इधर लिख रहा हूं, and therefore I is equal to summation I equal to 1 to n mi square। इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट की मास और किसी एनी फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट तो नहीं देंगे, लेकिन सपोज एज फॉर एग्जांपल कि एक ऑब्जेक्ट है या रिजिड बॉडी इस तरह से रोटेशनल मोशन कर रही है, जब रोटेशनल मोशन करेगी तो यहाँ पार्टिकल होगा फर्स्ट, जिसको लिखेंगे m1, तो उसकी पोजीशन वेक्टर r1, यहाँ लिखेंगे सेकंड m2, तो पोजीशन वेक्टर r2। सो m1 r1 स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, m2 r2 स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड पार्टिकल, और सभी पार्टिकल की स्टेप की जो एडिशन है उसको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया जाएगा। इसका मतलब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला क्या होगी, I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus this mn rn square। क्लियर? और इसलिए सबको समेशन करके mi स्क्वायर करके लिख के दिया है। क्लियर? तो मेन चीज क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसकी कॉमन फॉर्मूला लिखनी है, I is equal to mr square। I is equal to क्या होगा, mr square। टेक्स्ट बुक के अंदर आप चेक करना है या दर्पण लेके बैठे, दर्पण के अंदर तो मैं पेज नंबर बता रहा हूँ 447, दर्पण में 447 नंबर की जो पेज उन लोगों ने दी है, उस पेज के ऊपर पूरा टेबल ड्रॉ करके दिया है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट रोटेशनल एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की फॉर्मूला उन लोगों ने लिख के दी।
सेकेंड लास्ट कॉलम के अंदर है, सेकेंड लास्ट कॉलम के अंदर। सबके लिए चेक करो, सभी इक्वेशन फर्स्ट से लेके लास्ट तक चेक करो, सब में mr स्क्वायर तो है ही। फर्स्ट में ml स्क्वायर है बिकॉज वो रॉड है, तो रॉड के लिए ml स्क्वायर यूज होता है, लेकिन बाकी सबके लिए mr स्क्वायर होगा। आगे सिर्फ मल्टीपल चेंज होता है, बाकी कॉमन फॉर्मूला इज mr स्क्वायर। यहाँ मैंने लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट के लिखा है तो कॉमन फॉर्मूला mr, हाँ मल्टीपल उसका चेंज होता रहेगा। तो सबसे पहले इससे डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट लिखनी है ना, तो मास के लिए केजी, डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर, सो यूनिट केजी मीटर स्क्वायर। ओके, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1 l2 and t0 because kg mass m raised to 1, meter square length l raised to 2 and t equal to 0. Sir, dimensional formula of moment of inertia. Okay, तो ये सबसे पहले मैंने इनिशियल इंफॉर्मेशन दी, अब बाद में उसने डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया करके पूरा पोर्शन डिफरेंट लिखा है। पहले उसने क्या लिखा था, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ 44 नंबर, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड डिफाइन इट। राइट, sorry, what are the factor on which the moment of inertia depend? Write the unit and dimensional formula. Okay, कभी कभी आपको 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा, राइट डाउन द शॉर्टकट ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट डाउन द शॉर्टकट ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तब आप कहां से लिखेंगे, पूरा 44 नंबर नहीं लिखेंगे, तब पूरा 44 नहीं, वो लिखा है डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहां से स्टार्ट करना है और लास्ट तक कंप्लीट करना है। अब जो उन लोगों ने पैराग्राफ लिखा डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहां से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, द सम ऑफ द टर्म ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द masses of individual particle, masses of individual particle of a rigid body with the square of the respective perpendicular distance, with the square of respective perpendicular distance मतलब फर्स्ट पार्टिकल के लिए r1, सेकेंड पार्टिकल r2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों लिखा, तो रोटेशन जो एक्सिस है उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ओके, फिर से the sum of the terms obtained by the multiplying the masses of the individual particle of a rigid body with the square of the respective perpendicular distance from specific axis is called the moment of inertia. Specific axis का मतलब होता है रोटेशन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू सिलेक्टेड एक्सिस। जो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, एक्सिस चेंज होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगी। कैसे पता चलेगा, तो ये 447 नंबर वाली जो हमारी पेज है वहां चेक करो, फर्स्ट तो रॉड के लिए था। एक काम करो, सबसे पहले दर्पण के अंदर 447 नंबर वो पेज चेक करो, फर्स्ट रॉड के लिए था तो उसने क्या 1/12 ml स्क्वायर। ओके, उसके बाद रिंग के लिए बताया, लेकिन रिंग के लिए कैसा है, रिंग इस तरह से है और ये रोटेशनल एक्सिस तो 1/2 mr स्क्वायर, और सपोज रिंग इस तरह से मतलब है और यहां से रोटेशनल एक्सिस पास होती है तो सिर्फ mr स्क्वायर। तो चेक किया आपने कि रोटेशनल एक्सिस की पोजीशन चेंज होगी तो भी फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगी, रोटेशनल एक्सिस चेंज होगी तो फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगी। और अनदर एग्जांपल बता, देखो डिस्क के लिए, सॉलिड डिस्क मतलब ये पूरा सॉलिड इस तरह से रोटेशनल एक्सिस है, इस तरह से रोटेट होता है तो फॉर्मूला लिखिए क्या 1/2 mr स्क्वायर। ओके, और सपोज उसी डिस्क के डायमीटर से कोई एक्सिस पास हो रही है तो 1/4 mr स्क्वायर, ये 1/2 mr स्क्वायर, ये 1/4 mr स्क्वायर, यहाँ 1/2 mr स्क्वायर था रिंग के लिए और ये mr स्क्वायर, मतलब पोजीशन ऑफ रोटेशनल एक्सिस चेंज, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो चेंज। बाद में होलो सिलेंडर है, बाद में सॉलिड सिलेंडर है। ओके, देखो दोनों की फॉर्मा भी डिफर है। होलो सिलेंडर तो मास सिर्फ सरफेस पे होता है, अंदर से खाली। सॉलिड सिलेंडर मतलब पूरा सॉलिड होगा, तो होलो सिलेंडर मतलब mr स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर मतलब 1/2 mr स्क्वायर। बाद में होलो स्फीयर के लिए बताया, क्या लिखा, सॉरी लास्ट होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर तो 2/3 mr स्क्वायर एंड सॉलिड स्फीयर तो 2/5 mr स्क्वायर।
ये सभी फॉर्मूला जहां जहां यूज होती है तब आपको याद रखनी पड़ेगी कि कौन सी फॉर्मूला कब हम यूज करेंगे। मैंने इसलिए आपको ये पेज बताया कि ये चेक करो कि उन लोगों ने लिख के दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन द पोजीशन एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो 44 नंबर क्वेश्चन है, डेफिनेशन के बाद वाली पहली पॉइंट पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन पोजीशन एंड ओरिएंटेशन of an axis of rotation, shape, size of a body, and distribution of a mass of a body about the axis of rotation. पहले तो एक्सिस आपने कौन सी सिलेक्ट की? देखो ये रिंग थी, इस तरह से या रिंग के सेंटर से पास होगी, ये डिस्क है, डिस्क के लिए इस तरह से होगा, और ये तो दोनों के लिए आपको मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफर मिलेगा। दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? डिफरेंट रहेगी। सेकेंड चीज, इसकी शेप क्या है, इसकी साइज क्या है, क्योंकि शेप डिपेंड करता है। शेप देखो सिलेंडर में डिफरेंट हो जाता है, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, शेप अलग है तो आपको मल्टीपल अलग मिलेगा। ओके, साइज पे क्या डिपेंड करेगा? साइज ज्यादा होगी तो रेडियस ज्यादा मिलेगी। ओके, साइज ज्यादा होगी तो रेडियस क्या मिलेगी। और सेकेंड चीज सबसे बड़ा पॉइंट कि एक्सिस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, आपकी जो एक्सिस है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। होलो स्फीयर है, यहाँ डायग्राम बना रहे हैं, चलो ये होलो स्फीयर, यहाँ से एक्सिस पास है, इसका मतलब सभी पार्टिकल इक्वल, सभी पार्टिकल की डिस्टेंस इक्वल फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस, क्योंकि बीच में से पूरा होलो है तो सभी पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस पे होगा। लेकिन जब सॉलिड स्फीयर है तो ये पूरा स्फीयर सॉलिड स्फीयर है तो सभी पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होंगे। ओके, नजदीक वाला है डिस्टेंस कम है, सरफेस होगा इसकी डिस्टेंस रेडियस इतनी होगी, तो सभी पार्टिकल की डिस्टेंस क्या मिलेगी? डिफर मिलेगी। और इसलिए वो सेकंड पॉइंट फिर से पढ़ना हो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन द पोजीशन एंड द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, बाद में कॉमा करके लिखा शेप, बाद में कॉमा के साइज ऑफ बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशन एक्सिस से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है उसमें ज्यादा मिलेगा। एक सिंपल चीज है कि सपोज ये तो सभी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, लेकिन स्फीयर है और यहाँ से पास करेंगे, सॉलिड स्फीयर है, तो इसका मतलब क्या होगा? इस पोर्शन में जितना मास इतना मास इस पोर्शन के अंदर है। होलो होगा, होलो स्फीयर, तो भी यहाँ जितना मास है उतना मास इधर रहेगा। लेकिन सपोज अंदर अनइवन गैप है इस टाइप की, तब जाके मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगी। जिस साइड ज्यादा वेट है, जिस साइड ज्यादा वेट है, ओके, उस साइड रोटेशनल एक्सिस शिफ्ट होती है। सपोज इस साइड की वेट ज्यादा है तो रोटेशनल मोशन इस टाइप चली जाएगी, इस साइड वेट ज्यादा है तो इस साइड चली जाएगी। ओके, मतलब ये मेन चीज है कि पोजीशन वेक्टर सॉरी रोटेशनल एक्सिस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। आगे वाला पॉइंट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मैग्नेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब कैलकुलेट करना है तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू नहीं आती, कितनी भी स्पीड से इसको घुमाओ, एंगुलर वेलोसिटी कम रखो या एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा रखो, जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता। ओके, एक चीज और अब कंपैरिजन होगी, जैसे अब P इज इक्वल टू mv लिखते हैं, इसकी फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम, P इज इक्वल टू mv। सिमिलरली रोटेशनल मोशन में लिखा जाता है L इज इक्वल टू I ओमेगा। वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी, मोमेंटम की जगह मोमेंटम, हम पहले पढ़ चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट बाय कैपिटल L, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सो लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम। तो जो पार्ट लीनियर मोशन में मास का रहता है वही पार्ट एंगुलर मोशन के अंदर इसका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। एक चीज और, चलो इसको हम डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dl upon dt, I remain constant,
ये ऑब्जेक्ट तो वही के वही है, मास भी चेंज नहीं होगा और डिस्टेंस भी नहीं, तो ये क्या लिखेंगे, डी ओमेगा अपॉन डी टी। हमने आगे पढ़ा था जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था तब, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। सो टॉर्क इज इक्वल टू क्या मिला, आई अल्फा। ये फॉर्मूला किसके साथ मैच होती है, एफ इज इक्वल टू एम ए के साथ। जब हमने टॉर्क पढ़ा था तब बताया कि जो पोर्शन क्या लीनियर मोशन के अंदर फोर्स का होता है वही पार्ट रोटेशनल मोशन में टॉर्क का होता है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन, सर ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन है, आई इज इक्वल टू एम फिर से हो गया। ये इक्वेशन की जो कंपैरिजन है उससे पता चलता है कि जो पार्ट लीनियर मोशन में मास का होता है वही पार्ट एंगुलर मोशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। क्लियर, लिखा है लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो इसमें, द रोल ऑफ द मास इन अ लीनियर मोशन इज सिमिलर टू द रोल ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। बाद में उसने यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के दी है। मैंने आपको सिंगल एक यूनिट बताई थी, कौन सी, केजी इंटू मीटर स्क्वायर, ये केजी इंटू मीटर स्क्वायर। उन लोगों ने एक चीज और भी लिखी, जूल इंटू सेकेंड स्क्वायर, ये भी चलेगा, जूल इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब 44 किसी भी तरह कंप्लीटली हमको प्रिपेयर करना है और वो आना चाहिए। ओके 44 एक बार पढ़ लो, चलो। सर पूरा लिखना है ना डेफिनेशन के साथ? हाँ लिखना पूरा है, 44 एक बार लिखना मतलब पूरा कंप्लीट करना। मैंने इसलिए आपको बताया कि सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा कि राइट डाउन द ओनली शॉर्ट नोट ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करके डायमेंशनल फॉर्मूला तक लिखना है। लेकिन सपोज 44 लिखा ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 44 पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। क्लियर? ओके सर। सर ये 42, 43, 44 सब लिखना है? हाँ हाँ चिंता मत कर, तो भी पढ़, चिंता मत कर। कल तो फिर से भी वो पीरियड नहीं आएगी, कल वो सर जेडब्ल्यू नीट की पीरियड लेंगे। यही एक चैप्टर जिसकी लेंथ ज्यादा है, लेकिन हम इसको 2 पोर्शन में पढ़ रहे हैं, एक दिवाली पहले दिवाली के बाद, इसलिए ज्यादा लोड नहीं आना चाहिए। मेजॉरिटी इस वीक में खत्म, देखते होता है कि नहीं, तो नेक्स्ट में तो हो जाएगा। और सर इस फ्राइडे को होगा टेस्ट? लास्ट आपने कौन क्या लिखा था, चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से 6 तक हमने लिया था ना? हाँ सर 6 का न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया था, फिर 4, 5 का जेडबल का भी कर दिया था एमसी। एक काम करेंगे, इस बार ज्यादा लोड नहीं आना चाहिए। चैप्टर नंबर 6 की जो एमसीक्यू है, कौन सी, चैप्टर 6, ओके, एमसीक्यू टेस्ट लेंगे, सिर्फ चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यू टेस्ट लेंगे, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर, अरेंजमेंट कर देंगे। ओके सर। ओके। और वो संडे तो होता है, वो होगा ही? वो संडे तो रहेगा ही, वो कंटिन्यू इसलिए रहता है कि जिससे आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। से जो भी मार्क्स आते हैं एक बार इसको एमसीक्यू को आप कवर करना शुरू करो, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी अपने आप मार्क्स बढ़ेंगे। लेकिन हर संडे जो भी लेते हैं या जो भी न्यूमेरिकल थियरी न्यूमेरिकल की टेस्ट तो होती है और उससे पता चलता है कि क्या पूछा आपने अब तक, जो भी स्कूल ने टेस्ट ली होगी या बोर्ड ने जो भी दिया है, हमने चेक की जो जो स्टेटमेंट या जो जो मतलब न्यूमेरिकल फ्राइडे टेस्ट में हमने लिखा वही वहां पूछे जाते हैं। ओके, इसमें ज्यादा चेंज नहीं आता है, तो उसके लिए जरूर है। लेकिन जो एमसीक्यू वाला है ना, वो अभी से कंटिन्यू करना कि 11th में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो लोग, मैंने जब फर्स्ट टेस्ट की आपको पेपर पैटर्न दी थी तब बताया कि इसमें चेक करो 3 या 4 एमसीक्यू है, बाकी सब लिखना ही है, तो वो पैटर्न 11th की है। लेकिन अब वो लोग बता रहे कि 30% तक गया तो 50 मार्क्स में 15 मार्क्स का सर वो सर 30% में भी सारे एमसीक्यू होंगे, वो कंपलसरी नहीं है? नहीं कंपलसरी नहीं, ऐसा नहीं, इसमें तो नहीं आएगा सर। 30 मार्क्स 30% जब एमसीक्यू होंगे तो आपको कंपलसरी लिखना पड़ेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ऑप्शन नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे।
जो ऑप्शन आएगा आपको अभी क्या है कि 16 के बाद 16 ऑप्शन में है, 12 के बाद 12 ऑप्शन में है, वो निकल जाएगा। वो लोग क्या करेंगे कि आपको 6 क्वेश्चन तो ऊपर 2 एक्स्ट्रा देंगे, 8 में से एनी 6 ऐसा। अभी क्या है कि आपने जो क्वेश्चन लिखा उसके ऑप्शन में जो ऑप्शन है वही आपको लिखना पड़ता है। ओके, इंडिविजुअल ऑप्शंस होते हैं, लेकिन वो जनरल ऑप्शन में आ जाएगा। जनरल ऑप्शन क्योंकि अभी देखो 2 मार्क्स वाले आपको 6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन में और देते हैं, टोटल 8 लिखे जाते हैं। अब डायरेक्टली 8 दी जाएंगे, एनी 6 एनी 6 करके पूछेंगे। मतलब कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं होगा, ओवरऑल होगा। बस वो चेंज करना चाहते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन। कभी क्या होता है कि हमको दोनों क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके ऊपर वाला जो है जहां ऑप्शन नहीं है वो आता ही नहीं है, वो बेनिफिट रहेगा। वो जनरल ऑप्शंस में आना चाहते हैं, इंडिविजुअल ऑप्शन कैंसिल करना चाहते हैं। देखते हैं क्या चेंज आता है, नई पेपर पैटर्न आएगी तब तक तो ये चलता रहेगा। फोर्टी फोर कंप्लीट करने के बाद में इसके थोड़े बहुत एमसीक्यू मतलब जो कंटेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी वाले क्वेश्चन नेक्स्ट में लेंगे। ओके डन सर। अब एक चीज और है कि जो यहाँ आपको जो मैंने फॉर्मूलाज लिख के दी है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, इसमें ऐसी फॉर्मूला है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे होते हैं, सबसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस। क्योंकि हमने आगे पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑब्जेक्ट के ऊपर जब एक्सटर्नल टॉर्क एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, एज पर एग्जांपल अर्थ रोटेट होती है, ये सब प्लैनेट जब रोटेट होते हैं तो उसके ऊपर कांस्टेंट मोशन चलती रहती है। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता, इसका मतलब उसकी एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। ओके, जब उसकी एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट होती है इसका मतलब क्या होगा, चलो ये कांस्टेंट है, क्लियर, ये तो कांस्टेंट ही होता है। इसका मतलब mr² मतलब मास ऑफ अर्थ, सभी पार्टिकल के डिस्टेंस जो एवरेज डिस्टेंस को r² करके, तो चेंज क्या होगा, ओमेगा। सपोज कहीं कहीं आपको ऐसा लगता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज होगा, और तब जाके एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। जैसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, या सपोज इसको डिक्रीज किया तो इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा। सिंपल चीज है। सपोज आपके पास एक थ्रेड है, नीचे आपने एक स्टोन रखा और ऐसे ऐसे आप घुमाएंगे तो थ्रेड यहाँ टर्न होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे टर्न होना शुरू होती है तो थ्रेड की लेंथ कम होती जाती है। ओके, जैसे थ्रेड की लेंथ कम होती है तो चेक करो नीचे जो वो स्टोन या पत्थर होता है ना, उसकी एंगुलर वेलोसिटी वो इंक्रीज होने लगती है, वो अपने आप क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों, जैसे जैसे थ्रेड यहाँ टर्न होती जाएगी, ओके, तो इसका मतलब L इज इक्वल टू mr² ओमेगा।
इसमें ये वैल्यू डिक्रीज होती है, क्योंकि जैसे जैसे स्टोन ऐसे रोटेट होता है, थ्रेड ऐसे टर्न होती जाएगी, तो रेडियस कम होती जाएगी। रेडियस कम होती जाएगी, इसका मतलब कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ, इसका मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, एज फॉर एग्जांपल कि पोल के ऊपर, नॉर्थ पोल साउथ के पोल के ऊपर जो आइस है वो मेल्ट होने के बाद वाटर इक्वेटर तक आएगा, तो अर्थ के एंगुलर स्पीड में क्या चेंज होगा, ये क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा है कॉम्पिटिटिव में, कि पोल के ऊपर जो आइस वो मेल्ट हो गया और सपोज ये वाटर इक्वेटर तक आया, तो इक्वेटर पे आएगा तो अर्थ की रोटेशन मोशन में क्या चेंज होगा। अब समझो कि ओरिजिनली तो अर्थ जो है, ओके, उसकी जो रोटेशन चलती है, अब यहाँ से आइस मेल्ट होके इक्वेटर पे आएगा, तो इसका मतलब ये डिक्रीज होगा, लेकिन ये तो इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ मतलब आर इंक्रीज हुआ, जितना भी हुआ 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, जितना भी आर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुई, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हुई। एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होना मतलब ये जो रोटेशन होती है ना, वो स्पीड कम होती जाएगी, इसका मतलब लेंथ ऑफ अ डे मस्ट बी इंक्रीज। 24 आवर में जो 1 डे होता है वो उसकी टाइमिंग इंक्रीज होने लगेगी जब ऐसी कंडीशन आई तो। क्लियर? क्यों? रेडियस बढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो हर रोटेशन की टाइम चेंज आएगी, इसका मतलब डे की लेंथ चेंज हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसे कितने क्वेश्चंस है जो उसने सिर्फ और सिर्फ L इज इक्वल टू आई ओमेगा से ही पूछे हैं। क्लियर? लेकिन आज सिर्फ पहले आज ये कंप्लीट कर दो, कौन कौन सा है, 42 है, 43 है और 44, 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू डिफरेंट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? आज इतना रखो।